गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा बिहेवियरल थ्योरी, लेक्चर नंबर 21। लास्ट लेक्चर में अपन ने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, जैसे आपको याद होगा, मैकलिन थ्योरी पढ़ी थी, मास्लो की हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, एक्स एंड वाई थ्योरी पढ़ी थी और ईआरजी थ्योरी पढ़ी थी। आज अपन बिहेवियरल थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसके अंदर क्या है कि ये जो नीड थ्योरीज है मोटिवेशन की, ये आगे चलती रहती है। क्यों? क्योंकि विदाउट मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो यदि देखा जाए तो नीड नीड थ्योरीज हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड है, यानी जो उसके अंदर मैटर है वो ये बता रहा है कि कैसे आपके एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो मोटिवेट हो सकता है, कैसे उसका बिहेवियर मोटिवेट होता है। बट जो आपकी ये जो नीड थ्योरीज है, ये जो नीड थ्योरीज हैं वो आपको ये नहीं बता रही हैं कि कैसे मोटिवेशन हो सकता है, कैसे ये बिहेवियर अकर होता है एम्प्लॉय के अंदर, कैसे आता है ये बिहेवियर मोटिवेशन का। तो ये जो सभी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर है वो हमें मिल सकता है किस बात से? इस बिहेवियरल थ्योरी से। तो जितने भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस नीड थ्योरी या फिर बिहेवियर थ्योरी के, वो आता है आपके गोल्स और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन से। तो यदि हम इस थ्योरी की बात करें तो ये जो थ्योरी है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे एक एम्प्लॉय के अंदर ये मोटिवेशन की फीलिंग जो है, ये जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, ये अकर होती है। तो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी क्या है मोटिवेशन की? ये कंसर्न करती है कि कैसे मोटिवेशन होता है। तो ये फोकस किस बात पे कर रही है कि व्हेन द वाई पीपल चूज टू इनेक्ट सर्टेन बिहेवियर, जो भी आप बिहेवियर करना चाहते हैं किसी सिचुएशन में या काम के प्रति, वो कई सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आप उसी बिहेवियर को कैसे चूज कर लेते हैं कि आपको नेगेटिव बिहेवियर रखना है, मुझे ये बिहेवियर रखना है, मुझे एक्स बिहेवियर रखना है, मुझे इस सिचुएशन में ये बिहेवियर रखना है। तो जब हम किसी सिचुएशन या इवेंट की बात करते हैं तो हमें कई सारे बिहेवियर नज़र आते हैं और उसमें कई सारे ऑल्टरनेटिव नज़र आते हैं। तो इस ऑल्टरनेटिव में हम मोटिवेशन वाला बिहेवियर ही कैसे चूज़ कर लेते हैं, ये प्रोसेस थ्योरी हमें समझाती है। और जो हम मोटिवेशन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं वो हमें सेटिस्फैक्शन कैसे देगा, ये हमें इसके अंदर पता लग जाता है। तो अब प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और दूसरी आती है हमारी इक्विटी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है विक्टर व्रूम ने दी थी, और नॉर्मली इस थ्योरी को हम लोग व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी है मोटिवेशन की, ये आपकी ऑल्टरनेटिव चॉइस, यानी ऑल्टरनेटिव या चॉइस जिसको भी हम चाहे बोल सकते हैं, इस थ्योरी पे बेस्ड है। दूसरा, ये थ्योरी इस चीज़ को समझाती है कि क्यों और कैसे लोगों ने उसी पर्टिकुलर बिहेवियर को चूज़ किया जिसके अंदर उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल सकता था एज एन ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा ये थ्योरी हमें ये भी बताएगी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो उसकी इच्छाएं हैं टुवर्ड्स गोल, वो कितना उस पर असर डालते हैं उसकी बिहेवियर को। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा अखबार के अंदर, और वो एडवर्टाइजमेंट था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, और उसमें सैलरी पैकेज था 3 लाख। तो उसने उस चीज़ को क्या है कि फिलअप नहीं, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ कारण लगे, उसका बिहेवियर कुछ सोचा, उसने कुछ समझा और उसने उसका अप्लाई नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे उसको ये भी लग रहा था कि हो सकता है मुझे ये जॉब मिले, हो सकता है ना मिले, तो कुछ भी रीज़न हो वो उसने उस जॉब को अप्लाई नहीं किया। ऐसे ही दूसरा एडवर्टाइजमेंट उसको उसी अखबार में क्या दिखता है, एज ए फील्ड सुपरवाइज़र का, जहाँ पे पैकेज जो है वो है 1 लाख रुपए का। अब उसके मन में क्या व्यवहार सोच आई कि वो उसको ये जॉब प्रोबेबली मिल जाएगी, बट उसके बाद भी उसने इस जॉब को नहीं भरा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा, तभी उसने जॉब को अप्लाई नहीं किया होगा। है ऐसे ही अनादर एडवर्टाइजमेंट उसको मिला कि एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसमें पैकेज था उसका 2 लाख का। इस बार उसने उसको सोचा समझा और अप्लाई कर दिया। वो जानता था कि हो सकता है इसमें कई ऐसे रीजंस हो कि मुझे जॉब मिल सकती है,
तो उसके बिहेवियर ने उस वक्त थर्ड कंपनी को चूज़ किया। तो ये जो 3 कंडीशन आई इसमें उसने जितनी बार भी अप्लाई नहीं किया और अप्लाई किया, इसमें जो भी ऑल्टरनेटिव उसने चूज़ किया होगा वो कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन लेवल पे ले जाया होगा उसको, उसको बिहेवियर का लगा होगा कि हाँ ये मेरे को भरनी चाहिए, तभी उसने क्या किया, मोटिवेट होके 2 लाख रुपए वाली जॉब में अप्लाई किया। तो इसी चीज़ को हम मोटिव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसके हम 4 प्लेयर को मान सकते हैं। सबसे पहले एफर्ट्स, देन परफॉर्मेंस, देन रिवॉर्ड और देन एक्शन। तो इसके अंदर क्या है, पर्सन एक चीज़ को लेके चलता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अनुसार जब भी कोई पर्सन आप किसी काम को करने के लिए अपने एफर्ट्स को पुट ऑन करता है तो उससे उसका जो आउटकम आता है वो है उसकी परफॉर्मेंस का इंक्रीमेंट। और जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिलता है, एज ए रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड, ये रिजल्ट उसको मिला है, ये वो किससे अपना इवेल्यूएट करता है, उसकी डिज़ायर्स के साथ, कि जो ये रिवॉर्ड उसको मिला क्या वो इसी रिवॉर्ड को सोच रहा था या इसी रिवॉर्ड के बारे में वो समझ रहा था। तो इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर हमें 4 अजम्पशन नज़र आते हैं। सबसे पहला क्या कि किसी भी इंडिविजुअल का जब कोई बिहेवियर अकर होता है तो उसमें अंदर खुद उसके फैक्टर्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉम्बिनेशन के साथ उसके बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। दूसरा कि पीपल मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिहेवियर कैसा होगा। इसके अलावा हर पर्सन की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट डिज़ायर्स हैं और ऐसे ही डिफरेंट गोल्स भी हैं। इसके अलावा ये क्या अज्यूम कर रहा है कि पीपल्स जो होते हैं अपने बिहेवियर में कई सारे ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं और उस ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को वो सिलेक्ट करते हैं जिसके थ्रू उसको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो मॉडल है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो मोटिवेशन है वो आपके एफर्ट्स पे लीड होता है। एफर्ट्स के थ्रू एफर्ट्स जो हो सकते हैं वो आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है जो कि रिजल्ट लाती है क्या, आपकी परफॉर्मेंस का इन्हेंसमेंट। परफॉर्मेंस जो होती है वो आती है आपकी किस में, वैलियंस के साथ। वैलियंस का मतलब है वैल्यू, वैल्यू प्लस रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है। तो इस मॉडल के अनुसार इंडिविजुअल जो होता है वो कुछ सेंसेस के अंदर एक कभी कोई एक्टिविटी करता है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और यही एक्सपेक्टेशन अगर उसको पॉजिटिव फॉर्म में मिलती है तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन वाला बिहेवियर के अल्टरनेटिव को चूज़ करता है। और यदि उसको वो एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं लगती, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो वो नॉन मोटिवेटेड बिहेवियर अल्टरनेटिव को चूज़ करता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कि ये जब सारी कंडीशन मिलती है यानी अच्छा एफर्ट, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, रिवॉर्ड और जो उसको मिला है वैलियंस यानी एक्शन जो उसको रिजल्ट मिला है, वो यदि इन सारी चीज़ें एक साथ मैच होती हैं तो वो मोटिवेटेड होता है। इस चीज़ को हम इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में समझ सकते हैं। इसके अलावा जब मैनेजर्स होते हैं, जब ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में कुछ चीज़ों को उनको ध्यान देना होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ से का ऑर्गेनाइजेशन क्या आउटकम चाहती है, इसके बारे में वो उनको पहले से ही कम्युनिकेट किया गया है, नहीं किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस परफॉर्मेंस को डिज़ायर है। इसके अलावा क्या गोल्स आपको अचीव करने हैं और आपकी आउटकम, आपकी परफॉर्मेंस, आपके गोल क्या आपस में लिंक है या नहीं। ये सारी चीज़ें एक मैनेजर को सोचनी पड़ती हैं, तभी वो समझ पाएगा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आती है आपकी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जो है वो जे स्टैकी एडम्स ने दी थी और इसमें इस चीज़ का आर्ग्यू किया गया था कि इसके अंदर कोई सिंपल डिज़ायर या फिर उसका ट्रीटमेंट यानी किसी पर्सन को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट होता है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या है, 4 लोगों को कंसीडर किया कि सबसे पहले जो पर्सन होता है वो खुद को इवेल्युएट करता है, अपने खुद को, कि मैं कौन हूँ, मेरा से ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, मैंने क्या किया हुआ था, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका वो इवेल्युएट करता है।
ऐसे ही सेकंड स्टेप में वो अपने को वर्कर या अपने साथ के कलीग के ट्रीटमेंट को देखता है, क्या उसको भी यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या उसको ट्रीटमेंट अलग है। देन थर्ड में वो अपने सेल्फ को और दूसरे पर्सन के ट्रीटमेंट को कंपैरिजन में डालता है कि हम दोनों में से किसका ट्रीटमेंट अच्छा है और क्यों है। और लास्ट में उसको ये समझ में आता है क्या कि दोनों के ट्रीटमेंट में कहीं कोई इक्वलिटी थी या इनइक्वलिटी थी। तो इस बेसिस पे यदि उसको लगता है कि दोनों का ट्रीटमेंट इक्वल है, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे, हम दोनों ग्रुप में थे, हमने एज ए टीम वर्क काम किया, हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो हाईली मोटिवेट होकर काम करेगा। और यदि दोनों के ट्रीटमेंट में अलग अलग है या कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है, तो उसी तरीके से वो डीमोटिवेट भी होता है। ऐसा ही एडम ने क्या सजेस्ट किया था कि इसके अंदर एम्प्लॉय जब अपने आप को इवेल्युएट कर रहा होता है तो वो इनपुट और आउटकम रेशियो को मेजरमेंट करता है। एम्प्लॉय ने किसी काम को करने में कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कितने टाइम लगाया, कितना मेहनत किया, कितना एफर्ट्स किया, ईमानदारी से किया या नहीं किया, डेडिकेशन था या नहीं था उसके अंदर, उसने कितना इनपुट लगाया उस काम को करने में, कितने एफर्ट्स पे किए। उसी तरीके से एफर्ट्स डालने के बाद क्या आउटकम है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया और क्या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उसी एफर्ट्स के बदले में पेमेंट दिया नहीं दिया, क्या उसको रिकॉग्निशन मिला नहीं मिला, क्या उसके सोशल रिलेशनशिप डेवलप हुए या नहीं हुए, इस चीज़ को वो मेजरमेंट करता है। इस थ्योरी के अनुसार ये भी सजेस्ट होता है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको मोटिवेटेड और डीमोटिवेट करने में काम आता है। तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन वर्क ग्रुप में काम कर रहा है तो वो किस तरीके से कंपैरिजन कर सकता है। जैसे क्या मुझे जो रिवॉर्ड दिया जाएगा क्या वो इक्विटेबल है, जस्टिफाइड है, या मैं अंडर रिवार्डेड हूँ या मैं ओवर रिवार्डेड हूँ। तो जब एक पर्सन ग्रुप में काम कर रहा होता है तो वो अपना इवेल्यूएशन इन तीन चीज़ों से कर रहा है। क्या मेरा जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से मुझे डील किया जा रहा है, क्या वो दूसरों के साथ सही है या गलत है, क्या मेरे को जो रिवॉर्ड दिया जाएगा क्या वो कम है या फिर ये मेरी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा है। तो एन एन इंडिविजुअल जब हमारी तो इक्विटी की फीलिंग है या ये रेशियो जो इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय कहता है कि हम मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है। एज एन मैनेजर इक्विटी थ्योरी यूज़ करते वक्त आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या रिवॉर्ड सिस्टम दे रहे हो और उस रिवॉर्ड सिस्टम को वो क्या समझ रहा है। क्या वो जो रिवॉर्ड सिस्टम दिया जा रहा है वो उसके एफर्ट्स के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है कि जहाँ पे एम्प्लॉय को अपना रिवॉर्ड समझ में नहीं आता कि मुझे किस काम के बदले में क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, क्या ये सही था या गलत था या अंडर था या ओवर रेटेड था। तो इससे कई बार क्या है, एम्प्लॉय के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में पहले से ही अवेयर करा के रखें। फिर आता है आपके न्यू अप्रोचेस। न्यू अप्रोचेस दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो है आपका गोल सेटिंग और दूसरा है आपका जैपनीज़ अप्रोच। गोल सेटिंग अप्रोच जो है वो यूएसए के अंदर यूज़ की गई थी बाय एडविन लॉके और उसके एसोसिएट ने 1960 में किया था, जबकि थोड़ा सा इसका रिफाइंड वर्जन 1980 में इसको दोबारा लाया गया। जो गोल सेटिंग था उसके अंदर इस बात को सजेस्ट किया गया था कि जो मैनेजर्स और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको हर पर्सन के अपने इंडिविजुअल गोल्स के बारे में रेगुलर बेसिस पे बताना चाहिए, जैसा कि हमने एमबीओ के अंदर पढ़ा था पीटर ड्रकर के द्वारा। तो ये जो गोल्स हैं ये कई बार डिफ़िकल्ट रखे जाते हैं और इस पर्पज़ से होते हैं कि जितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उतनी इन्हेंस होगी और उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ जो रिवॉर्ड होता है वो उसके गोल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जितना डिफ़िकल्ट टास्क वो अचीव करेगा उतना अच्छा रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा। तो इस गोल सेटिंग के अंदर कुछ फीचर्स थे, जैसे कि जब आपने गोल फिक्स किए थे तो आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज और एफर्ट्स अवेलेबल थे, क्या इन गोल्स को अचीव करते वक्त एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई, अगर डिफ़िकल्ट गोल्स अचीव किए गए तो क्या आपको हायर परफॉर्मेंस चाहिए थी, और यदि टास्क अचीव जो गोल्स थे यदि वो डिफ़िकल्ट नहीं थे तो परफॉर्मेंस लेवल किस लेवल पे होना चाहिए। ऐसे ही
हमें अपने परफॉर्मेंस का फीडबैक रेगुलर बेसिस पे लेते रहना चाहिए। एंड लास्ट वन फीचर क्या है इस थ्योरी का, कि इसके अंदर जब एम्प्लॉय गोल्स को अचीव करता है तो उसका पार्टिसिपेशन हमें नज़र आता है कि उसने टास्क को कंप्लीट करने में अपने आप कितना पार्टिसिपेट किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऐसे ही अगर हम जैपनीज़ अप्रोच की बात करते हैं तो जैपनीज़ अप्रोच भी इसी बात को कहती है कि अंडर दिस अप्रोच क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, अगर मैनेजर और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो इनको एज ए टीम काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि कम है। अगर कोई टास्क कंप्लीट करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो अकॉर्डिंग टू जैपनीज थ्योरी हमें एज ए टीम मिलके एज ए ग्रुप में काम करना होगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स को अचीव किया जा सकता है। ऐसे ही आपके जो मैनेजरियल अप्रोच है तो वो क्या कहती है, क्योंकि इस अप्रोच के थ्रू भी हम क्या वर्कर्स को मोटिवेट तो कर ही सकते हैं और उनसे अच्छी तरह काम भी करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वर्कर्स को पार्टिसिपेशन करवाना है मैनेजमेंट के साथ। हर वर्कर्स को इसके इंडिविजुअल गोल्स के बारे में रेगुलर बेसिस पर बताते रहना है। यदि कहीं कोई बिहेवियर या कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको मॉडिफाइड करना है। हो सके अगर पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन में तो जॉब को रीडिज़ाइन भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा उनके वर्किंग शेड्यूल और टाइमिंग को भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये मोटिवेशन और बिहेवियर थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।